SDM Karnal, our distinguished guest, to please come over. बड़े बड़े सज्जन यहाँ. Thank you very much. I thank you all the distinguished guests for coming here. पार हो नैया कह ही फा मुस्काए, कह ही फा मुस्काए, हमारा नहीं किसी से नाता, पर गेहूं के संग तो भैया घुन भी पीसा जाता, घुन भी पीसा जाता. हमारा नेता कैसा हो, तिवारिया जैसा पाका हो. हमारा नेता कैसा हो, तिवारिया जैसा पाका हो. हमारा नेता कैसा हो, इच्छाधारी जैसा हो. हमारा नेता कैसा हो, अरे इच्छाधारी जैसा हो. जीतेंगे तो लूटेंगे, हारेंगे तो कूटेंगे, जीतेंगे तो लूटेंगे, हारेंगे तो कूटेंगे. सस्ता रोए बार-बार, महंगा रोए ज़ार-ज़ार, सस्ता रोए बार-बार, महंगा रोए ज़ार-ज़ार. हमें तो लूट लिया मिलके खान वालों ने, इन रखवालों ने, जीजा और सालों ने. हमें तो लूट लिया मिलके खान वालों ने, इन रखवालों ने, जीजा और सालों ने. जहाँ पे चहचहाती थी चिड़िया सोने की, वहाँ है दुर्दशा और बात है बस रोने. इनकी बलाओं से हमें तो लूट लिया मिलके खांड वालों ने, इन रखवालों ने, जीजा और सालों ने. हमें तो लूट लिया मिलके खांड वालों ने, इन रखवालों ने, जीजा और सालों ने. ला 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 ला. हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई, तू कहाँ से आई, तुझे लाज न आई, तुझे जरा शर्म न आई, जा बैरने तेरा कख न रवे, जा बैरने तेरा कख न रवे. हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई, तू कहाँ से आई, तुझे शर्म
महंगाई की डगर पे नेता दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। महंगाई की डगर पे नेता दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। हमारा नेता कैसा हो, इच्छाधारी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अरे इच्छाधारी जैसा हो। रोए ज़ारो ज़ार गधैया, रोए ज़ारो ज़ार। मंद मुस्काए गधैया, मंद मंद मुस्काए। जनता से नेता कहे, जनता से नेता कहे, दुख से मत घबराओ। जनता से नेता कहे, दुख से मत घबराओ। पैसा नहीं है जेब में तो भूखे है ना भाई, तो अब घबराना क्यों? महंगाई बढ़ाई, साथ में तनख्वाहें भी तो बढ़ाई, घूसखोरी बढ़ाई, जमाखोरी, दलाली, मिलावट, ये सब बढ़ाया ना। आपकी तंदुरुस्ती का ध्यान सरकार नहीं रखेगा तो साला कौन रखेगा? तभी हम कहते हैं कि चीनी कम खाइए, सेहत बनाइए, पैसा बचाइए और इस पैसे की एक मोटी माला बनाकर माया रूपी काया की घड़े रूपी गर्दन में डाल दे और बोले, बोलो ना भाई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे अपने मराठी मनहूसों की नव निर्माण सेना कभी रोटी दाल का भी निर्माण करेगा ही, या थोथे चने की तरह बचता रहेगा? एक नुस्खा तो मैं भी देता हूँ कि रोटी दाल का चिंता छोड़ दीजिए और गोपियों संग रास रचाइए। ये मेरा 85 साल का तिवरिया तजुर्बा है। और अगर बुढ़ापे में जवानी का स्वाद नहीं लेना, मजा नहीं लूटना, तो जेल जाइए। कम से कम 2 जून का खाना तो मुफ्त में मिलेगा साला। सोलिया बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे, वाखो नाम फकीर, अलग निरंजन। कौन कहता है कि बाबा को इश्क नहीं होता बच्चा? अरे इश्क तो होता है, पर किसी को शक नहीं होता। बच्चा हमारे पास आओ, यहाँ सेवा करो, और जहां सेवा करोगे वहां मेवा मिलेगी। मैं तुम्हें कोठी, बंगला, कार सब कुछ दूंगा। ये नेता कहता है जेल जाओ। अरे जेल जाना तो भ्रांति है, हमारे पास शांति है। बोलो किसे चाहिए शांति? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। शांत हो जाओ बच्चा, शांति आज छुट्टी पर है, जैसे ही आएगी सभी को मिलेगी। बाबा शांति नहीं है तो मुक्ति दे दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो।
अरे मुक्ति भी बुक हो गई है बच्चा, उसका मोबाइल नंबर नोट करो 9416008008। एक बार फिर नोट करो बच्चा 9416008008। To our coveted guest, the poets tonight, Shri Arun Kumar Gupta, CGM, Haryana Circle BSNL. Please come here, sir. Shri Arun Kumar Mittal, GMTD, BSNL Karnal. Please join, sir. I shall have the honor of calling upon Kailash Goyal ji, Chairman LR Group. Shri Jagbir Singh Khul, Chairman Skylark Hatchery. Now have the honor of calling upon Shri J.S. Ehlawat, Deputy Commissioner Karnal, please sir. Mrs. Geeta Bharti, Shri Sanjay Bhatia, if you can hear me please. Sanjay, please come. Ranjana Sharma, if you can hear me. Ranjana Sharma. Sir, इधर आके इधर. Put your hands together, ladies and gentlemen. This is a formal inaugural shot. Snapshot. That's it. ये आज के इस हास्य कवि सम्मेलन हमें कहा गया था, मैं एक बार ही कहूँगा कि महामूर्ख मत बोलिएगा। तो आज के हास्य कवि सम्मेलन का ये विधिवत शुरुआत किया गया है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा जाएगा जो हमारे माननीय कवि इतनी दूर अपनी मोटर गाड़ी पे चल के आए हैं, गधे पे सवार नहीं होके आए। हाँ, आप ये मत मानिएगा कि गधे पे सवार होके आए हैं। Prince Karnal has always been witnessing this prelude by HIFA for this Hasya Kavi Sammelan, and every time it has been interesting, every time it has been bewitching, every time it has been fun-loving, fascinating. स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि विधिवत अपना प्रोग्राम शुरू करें। सुंदर भाई, एक बार जोर से ताली बजा दें हमारे सारे कवियों के लिए। जो ताली ना बजाए वो करनाल का नहीं होगा। Keep the applause going till Surinder takes on the mic. Keep the applause going, please. सुंदर भाई आइए, please keep the applause going. मूर्ख बनाने में बुराई है, उसमें अपना कुछ नहीं जाता। जो मूर्ख बनाता है अगले में बाद में वही मूर्ख साबित होता है। और पहली बात तो हमें कोई बना ही नहीं सकता जब हम ऑलरेडी हैं। नेताजी की आरती की गई और मेरा मानना है, और बात कहना अच्छी लगे तो आपकी अच्छी लगे, गधे के हम पीछे चले, कोई बुरी बात नहीं है। आदमी से गधा बेहतर होता है, क्यों? आदमी अपने आगे वाले के लात मारता है, गधा अपने पीछे वाले के लात मारता है। पीछे वाला चापलूस होता है, आदमी आगे वाले को इसलिए लात मारता है ताकि उसका स्थान वो खुद प्राप्त कर सके। मैं समझता हूँ कि बेहतर गधा होता है आदमी से। गधा बोझ होता है, आदमी बोझ होता है। गधा धरती पर हमारा बोझ होता है, हम धरती पर बोझ होते हैं, इसलिए कोई बुराई की बात नहीं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, नेताओं को कोई कोसने की जरूरत नहीं है। 60 साल से हम लोग बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, और 60 साल से हम मूर्खता ही तो करते आ रहे हैं।
हमारा सबका एक ही अपराध रहा, हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में सिर्फ पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीत कर आते। और उस स्थिति में हमें ये सब काम नहीं करने पड़ते जो आज हम यहाँ पर नेताओं को दिखाने के लिए कर रहे हैं। दरअसल हम ये नेताओं को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम अपने आप को अपना आईना दिखा रहे हैं कि हमने देखो हमने भ्रष्ट नेता चुने, चयन हमने किया, ऊपर से हमारे ऊपर कोई लादा नहीं गया है, गलती हमारी है जिसके लिए करना चाहिए। इस कवि सम्मेलन की बहुत कम अवधि है, जिस तरह एक फिल्म की होती है बिगर इंटरवल के, और उसको मैं समझता हूँ कि जब इस देश को सरदार बखूबी चला रहा है तो इस मंच को भी एक सरदार को ही चलाना चाहिए। और मंच पर एक असरदार सरदार हमारे बीच बैठा है, जो आपके हरियाणा का फरीदाबाद से हमारे बीच पधारे हैं। भाई मनजीत सिंह को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ, आप भरपूर तालियों से उसका स्वागत करें, वो आएँ और इस कवि सम्मेलन को, इस हास्य समारोह को हमारे बीच में। इसमें दो बहुत बड़ी रुकावटें आई हैं। एक हमारे वीर रस के कवि भाई हरिओम पंवार यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हास रस में ऐसे घुसाए हैं जैसे कि अयोध्या में रावण घुसाया हो, हम तो यही कहेंगे। हाँ, आया नहीं लेकिन आज तो आ गया। और भाई हमारे गीतकार हमारे बीच दिनेश रघुवंशी जो फरीदाबाद से आए हमारे बीच, इसको हास्य का नाम दिया है। और मुझे बड़ा ऐतराज़ है जब ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मंडली नहीं है, ये हमारे साथ के हाथ हैं, साथ के हाथों का हम लोग हाथों से सम्मान करें। और कोई भी कवि सम्मेलन करो जिसमें किसी और रस का नाम रखो, तो मेरा आगे से प्रार्थना है कि उसमें एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करके उसका नाम रखना चाहिए, ना कि हास्य रस रखना चाहिए। हास्य का काम ये नहीं है कि किसी दूसरे वालों को निगलेक्ट करे या उसका कहीं ये सोचे कि सिर्फ वही वो है। हास्य तभी होगा जब हमारे अंदर करुणा होगी, करुणा तभी होगी जब हृदय संवेदना प्रकट होगी, और उस संवेदनाओं के लिए गीत महत्वपूर्ण होता है। और हास्य तब होता है जब देश की रक्षा महत्वपूर्ण ढंग से हो, रहस्य की महत्वपूर्ण ढंग से तब होती है जब ओज हमारे अंदर मौजूद हो। तो हास्य के लिए हर रस का प्रधान होना बहुत जरूरी है। भरपूर तालियों से स्वागत करें प्रिय मनजीत सिंह। सीधे इस कवि सम्मेलन की शुरुआत। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ। देखिए, अभी आपने तरह तरह की स्थितियां देखी। वो इच्छाधारी बाबा भी आए, गधा भी था, 10-10 के नोट भी थे, 1000 के नोट नहीं थे, बस फर्क इतना है। तरह तरह की चीजें आपने देखी। अच्छा, वो तिवारी जी का भी बड़ा जिक्र आया, महंगाई का जिक्र आया। तिवारी जी के बारे में तो देखो साहब, मैं तो बड़ा दिक्कत महसूस करता हूं कि उस आदमी को गवर्नर के पद से हटा दिया गया, वरना ये कल जो है ये पद्मश्री पद्म विभूषण बटे, उनमें भारत रत्न तो उस आदमी को मिलना ही चाहिए था इस उम्र में। और ये जलवा, ईमानदारी की बात है। देखिए, कोई अपना अंतर है अपने देश के आदमी से और बाहर के आदमी से। विदेश में कोई आदमी है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो धार्मिक होता चला जाता है। जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी वो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, जो कभी चर्च नहीं गया वो चर्च जाना शुरू करता है। लेकिन भारत का जो बुजुर्ग है उसकी खासियत है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तबीयत रंगीन होती चली जाती है। तो तिवारी जी जो बेचारे हैं, अरे वो हमारे सूर्य कुमार पांडे हैं लखनऊ के, वो कहते हैं कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। वो हमारे पुराने कुकर थे, सीटी बजाई उन्होंने। साहब, वो बुजुर्गों के लिए भी कहा गया है कि कौन कहता है कि उम्र का इश्क से सिलसिला नहीं होता, कि कौन कहता है कि उम्र का इश्क से सिलसिला नहीं होता। आम तब तक मीठा नहीं होता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो
पिलपिले आम है साहब। मेरे को तो लग रहा था कि जो ये यौनवर्धक दवाएं बनाने वाले हैं, विज्ञापनों की झड़ी लग जाएगी उनके पास। ये जो केसरी जीवन और ये कई तरह की चीजें हैं, उनके हर विज्ञापन में नारायण दत्त तिवारी नजर आएंगे। लेकिन साहब उम्र की स्थितियां हैं, इसमें कोई ऐसा मामला, कोई दोष नहीं है। और वैसे उदय भानुवंश जी ने कहा है कि सभी बगुले स्वयं को हंस कल चुपचाप कहते थे, कि सभी बगुले स्वयं को हंस कल चुपचाप कहते थे, जिसे अब पुण्य कहते हैं उसे कल पाप कहते थे। और बुढ़ापे में है अब जो लोग विश्वामित्र बन बैठे, कि बुढ़ापे में है अब जो लोग विश्वामित्र बन बैठे, जवानी में वही मजनू को अपना बाप कहते थे। तो ये स्थितियां पूरी की पूरी रहती है। लेकिन हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, जिसमें हम सुबह उठते हैं तो अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और सारा का सारा दिन जो है हमारा अच्छा गुजरता है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमारी सभ्यता की पहचान है। और कहा है किसी ने कि न किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, न किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है, और रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है, जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ। कई अरसे से कार्यक्रम चल रहा है, अरसे से कर रहे हैं, और मैं जो पहला कार्यक्रम था उसमें भी था और आज भी आपके सम्मुख हूँ। बहुत बढ़िया टीम ये जुटाई गई है। बस स्थिति ये है कि हमारे पास समय कम है और उस समय को सही स्थिति में आपके सामने प्रस्तुत करना है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो वैश्विक चेहरा है हिंदी का, हास्य कवि सम्मेलन का, वो हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के लिए बजाइए। डॉक्टर हरिओम पवार, जो कि मेरठ से हमारे बीच पधारे हैं, वीर रस सरोज के बहुत बढ़िया कवि हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में भी हो जाए। उधर ममता शर्मा हैं, जो कि हास्य भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, और आप सुनेंगे तो आप अरसे तक उन्हें याद रहेंगे। हमारे बीच सहारनपुर से इस समय पधारी हैं। एक जोरदार तालियां उनके सम्मान में भी आप कहें। और इस दिशा में आए तो वो लगातार जो है वो जो दी गई है शर्ट, उसको पहने हुए भाई प्रवीण शुक्ल जो हैं, वो बाबा इच्छाधारी वाली स्थिति में जो थोड़ी थी, उनका जो आप देख रहे हैं कुर्ता है, वो इच्छाधारी वाली स्थिति से मिल रहा है, लेकिन उनकी इच्छाएं अलग हैं, आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं प्रवीण शुक्ल। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाएं। और ये बैंगन मोटा है लेकिन आदमी बहुत पतला है, चश्मे के साथ, और ये जो है दाढ़ी, कई कॉम्बिनेशन के साथ आपके सामने भाई सर्वेश अस्थाना लखनऊ से पहली बार करनाल आए हैं। और पहली बार कोई आता है तो उसका कैसे सम्मान और स्वागत किया जाता है आप बखूबी जानते हैं। और इधर हमारे बीच आपके जाने पहचाने चेहरे भाई दिनेश रघुवंशी, जिनके बारे में कहा कि बहुत बढ़िया गीत पढ़ते हैं, और हमारे छोटे भाई बहुत बढ़िया आपके सामने गीत सुनाएंगे, आप अरसे तक याद रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाइए। और समय की सीमा है, मैं उस सीमा को उसका सम्मान करते हुए बहुत कम शब्दों में 4 पंक्तियां डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर उर्मिलेश जी की कहना चाहता हूं कि बेवजह बोझ ना कोई दिल पे भारी रखिए, कि बेवजह बोझ ना कोई दिल पे भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, और कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इस बात की शुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इस बात की शुमारी रखिए। तो हमें जो सीमित अवधि में कार्यक्रम करना है, वो आप जितना सहयोग देंगे कार्यक्रम उतनी ऊंचाइयों को बढ़ेगा। सरस्वती वंदना हो चुकी है, माँ शारदे की वंदना हो चुकी है, और मैं पहले कवि को आवाज़ देना चाहता हूँ, और पहले कवि को आवाज़ देना चाहता हूँ उस कवि को जो सबसे दूर से हमारे बीच में पधारे हैं। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की नगरी से हमारे बीच पधारे हुए भाई हमारे सर्वेश अस्थाना। देखिए इनका डील डॉल देख लीजिए, इनकी स्थितियां कितनी बढ़िया है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इन्हें बुलाना चाहता हूँ। हुए कमजोर ये इतने सनम तेरी जुदाई से, हुए कमजोर ये इतने सनम तेरी जुदाई से, कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। ये ऐसे कवि हैं, बाकी कवि जो है विश्व के हर कोने में गए हैं, लेकिन भाई हमारे सर्वेश अस्थाना ऐसी शख्सियत हैं जो कवि सम्मेलन के बिना भी विदेशों में बहुत बार गए हैं। वित्त मंत्री ने हमेशा लेके जाते रहे हैं, क्योंकि जब भी वित्त मंत्री को जाना होता है, कोई भी वित्त मंत्री रहे, वो इनको साथ ले जाते हैं ताकि दिखा सकें, बता सकें कर्जा लेते समय कि भाई गरीबी है इस देश में, भूखमरी है। तो 4 पंक्तियां इनके सम्मान में। हुए कमजोर ये इतने सनम तेरी जुदाई से, चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। कोई दिल्ली, कोई यूपी, कोई एमपी बताता है, असल में निकले हैं ये हड़प्पा की खुदाई से। जोरदार तालियां बजाइए भाई सर्वेश अस्थाना लखनऊ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस बैंगन के लिए बहुत आभारी हूँ। महंगाई बहुत है, लखनऊ में 20 रुपए किलो है,
यहाँ फ्री में मिला है, ले जाऊँगा। एक बार थोड़ा खुल के हमारे लिए ताली बजाइए। मैं लखनऊ का व्यक्ति हूँ, थोड़ा खुलते खुलते खुलना होता है। मैं आज ज़िंदगी में पहली बार करनाल आया, भगवान कसम पहली बार आया। आज से पहले कभी करनाल नहीं आया था। मैंने फ़ोन पे बात की कि कैसे पहुंचना है। बोले निर्मल कुटिया पे उतर जाना। मैं निर्मल कुटिया पे उतर गया। जिन सज्जन को हमें लेना आना था वो आए नहीं। अब मैं निर्मल होके खड़ा वहाँ पे। महंगाई बहुत, रिक्शे के भी पैसे नहीं। तो हमने कहा क्या करें। फिर एक रिक्शे वाले जो खुद भी महंगाई का मारा था, उसने कहा कहाँ जाओगे। हमने बताया वो गेस्ट हाउस है, वैज्ञानिक रुकते हैं उसमें, डेयरी इंस्टीट्यूट करके है, उसमें जाना है। तो रिक्शे वाला लेके चल दिया। बिल्कुल सही घटना, भगवान कसम सही घटना। तो चले, रिक्शे वाले को भी नहीं पता, वो भी उत्तर प्रदेश का था, इसलिए फ्री में बिठा लिया उसने। तो हमने कहा चलो पूछ लेते हैं किसी से। तो एक पुलिस के सज्जन खड़े थे। हमने कहा इनसे पूछ लें, इनको तो सब पता रहता होगा। हमने कहा भाई साहब एक बात पूछनी है। बोले नहीं बताऊंगा। हमने कहा क्यों नहीं बताएंगे। बोले महंगाई का ज़माना है, मुफ्त में कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर हमने चुपचाप कुछ जो भी था चवन्नी अठन्नी हमने उनको दी, उन्होंने रख ली। मैं बड़ा खुश हुआ कि हरियाणा की पुलिस बहुत अच्छी है, जो दे दो चुपचाप रख लेती है। तब हमने पूछा भाई साहब ये डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ है। वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अरे अब हम दंग। हमने कहा कि पुलिस के भाई ने कैसे कहा किसी आदमी से पूछ लो, क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या। फिर मैंने हिंदी साहित्य के व्याकरण पर तुरंत दृष्टि डाली। जब पुलिस के लोग आते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है पुलिस आई है। हाथ खुलना, धीरे धीरे खुलना, कभी सम्मेलन बहुत शानदार हो जाएगा। जब पुलिस के लोग खड़े होते हैं तो कहा जाता है पुलिस खड़ी है, और जब पुलिस के लोग चले जाते हैं तो कहा जाता है पुलिस चली गई। तो जो आई है, जो खड़ी है, जो चली गई, वो पुल्लिंग कैसे हो सकती है। वो स्त्रीलिंग ही होगी। लेकिन हमें पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वहाँ से आगे बढ़े, जीप खड़ी थी, उसमें बड़े पुलिस बैठे थे। हमने कहा भाई साहब ये डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ है। बोले क्यों। हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बिल्कुल भगवान कसम सही घटना, बिल्कुल झूठ हम कभी बोलते नहीं, आज तक झूठ नहीं बोला। हमने कहा डेयरी इंस्टीट्यूट जाना। बोले क्यों। हमने कहा हमको वहाँ रुकना है। बोले क्यों। हमने कहा आज कवि सम्मेलन है। बोले क्यों। हम समझ गए ये पुलिस अफसर पक्का, जिसको ये ना पता हो कि शहर में क्या और क्यों, वही पुलिस अफसर हो सकता है। हमने कहा भाई साहब मूर्ख दिवस पर कवि सम्मेलन है, आप लोगों की स्थापना दिवस है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो उस पर कवि सम्मेलन है, मुझे जाना है, मैं कवि हूँ। तो उन्होंने हमको ऊपर से नीचे तक देखा। बोले तुम कवि हो, देखने में तो आतंकवादी लगते हो। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है, आप लोग खुलना। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं। वो बोले हत्या कर दो। आखिरी पंक्ति व्यंग्य है, समझदार होना तो ताली बजाना, नहीं तो वैसे तो आज ही ये दिवस जो है। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं। वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। लेकिन हमें वही गूंजता रहा, हम आ गए लेकिन वही गूंजता रहा कि उस बिल्कुल भगवान कसम से तो कि उस पुलिस के भाई ने ये क्यों कहा कि आदमी से पूछ लो। तो मैंने रिसर्च की इंस्टीट्यूट तक आते आते कि आखिर उसने क्यों कहा। मैं अपनी रिसर्च रखता हूँ कि पुलिस स्त्रीलिंग ही होती है। अगर रिसर्च अच्छी हो तो बहुत अच्छे लोगों, करनाल के आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम संजोया है, बहुत अच्छी तालियां बजाकर मुझे आशीष दीजिएगा। और एक चीज़ मैं वैसे भी समझ गया था कि पहले नंबर पे मुझे ही पढ़ना है, बिल्कुल नो डाउट हो गया था। क्योंकि जो बैनर लिखा हुआ है उस पर ऊपर लिखा है कला स्थानम, उसमें KA के बाद अस्थाना है, बाद में M है। बैनर पे सबसे ऊपर में टंगा हुआ था। मैं समझ गया उद्घाटन मुझे ही करना है, तो उद्घाटन किया मैंने। और बैंगन मुझे दिया गया है, नेताजी ने उद्घाटन किया, बैंगन मुझे दिया गया। नेता और बैंगन अभी बात करूंगा, लेकिन मैंने वो रिसर्च की कि पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती है। आप पुलिस का चित्र अपने सामने रखिए और मेरी रिसर्च सुनिए। उससे पहले मैं सुरेंद्र शर्मा जी की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी ये रिसर्च हरियाणा की पुलिस पर नहीं लागू होती है, यूपी की पुलिस पर लागू होती है। क्योंकि भारत के हर नागरिक को सुरक्षित और जिंदा अपने घर पहुंचने का अधिकार प्राप्त है।
आप मेरी रिसर्च सुनना और धीरे धीरे ताली बजाना। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। गिरफ्तारी स्त्रीलिंग, हथकड़ी स्त्रीलिंग, हवालात स्त्रीलिंग, धारा स्त्रीलिंग, पूछताछ स्त्रीलिंग, इंक्वायरी स्त्रीलिंग, तफ्तीश स्त्रीलिंग, कचहरी स्त्रीलिंग, सुनवाई स्त्रीलिंग, जेल स्त्रीलिंग, कोठरी स्त्रीलिंग, जमानत स्त्रीलिंग और रिहाई स्त्रीलिंग। इसलिए टॉप टू बॉटम पुलिस स्त्रीलिंग होती है। देखिए पवार भाई साहब कह रहे हैं वाह और डंडा। पवार भाई साहब ओज के बड़े कवि हैं, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है। लेकिन करनाल के बहुत अच्छे लोगों, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक जी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी इस बात से खुद असहमत हूँ। समझदार आदमी वही है विधायक जी जो मौका पड़ने पर खुद अपनी बात से असहमत हो जाए। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। पूछा कैसे? हमने कहा कभी अकेले में मिलो। अब अकेले में मिलो का मतलब ये नहीं कि किसी सन्नाटी सड़क पे मिल लो। अकेले में मिलो का मतलब ये है कि किसी पुलिस को आप सिंगल अगर देखें तो हमेशा पुल्लिंग होता है। मैं अपने शोध का खंड खा आपके सामने रखता हूँ। सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, इंस्पेक्टर पुल्लिंग, डिप्टी एसपी पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग, डीआईजी पुल्लिंग, आईजी पुल्लिंग। सिर्फ हमारे लखनऊ के पांडा जी को छोड़ के बस। आईजी पुल्लिंग, डायरेक्टर जनरल पुल्लिंग। अर्थात अब पूरा क्लब ताली बजाए, अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। यानी जब इन दोनों गुणों का आपस में बराबर बराबर मात्रा में समावेश किया जाता है, तब जो गुण तैयार होता है वो हमारे देश की पुलिस का गुण होता है। लेकिन अब जो कहना चाहता हूँ बड़े कवियों की उपस्थिति में, इस पर आपका पंडाल बहुत अच्छी तालियां बजाए कि जिस दिन हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की पॉलिटिक्स हमारी पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, 1 महीने के अंदर हमारे देश से आतंकवाद का जड़ से सफाया हो सकता है। मुझे एक कविता का आदेश हुआ, सत्य घटना पर आधारित है, बिल्कुल भगवान कसम सही घटना, बिल्कुल भगवान कसम सही घटना। 5 साल पुरानी घटना। मैं क्लीन शेव रहता था, मेरी शादी नहीं तय हो पाई थी, कोई ससुर आते नहीं था। मैं ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था तो कोई ससुर नहीं आता था। एक आया, हमको देखा, लौटने लगा। पिताजी ने कहा क्यों लौटे जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मैंने पूरी दाढ़ी रख ली, दूसरा है वो भी लौटने लगा। पिताजी ने कहा आप क्यों लौट रहे? बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक बार ऐसे तय हुआ कि क्या किया जाए, इसकी शादी कैसे हो, तो पवार जी ने हमारे पिताजी को ये सलाह दी सुरेंद्र शर्मा जी से परामर्श करके कि सर्वेश की शादी करानी, क्या किया जाए। ये हुआ कि इसका मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दिया जाए। तो अखबार में निकला, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी और वो गलती से 82 साल छप गई। बिल्कुल भगवान कसम सही घटना। अब हम समझ गए कि हमारे लिए कोई प्रपोजल नहीं आएगा, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना होगा। चूंकि लखनऊ का हूँ इसलिए हो सकता है प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। बहुत अच्छे। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। मन ही मन पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? तो उसी से कविता बनी थी। 5-6 लोग ताली बजा दीजिए, शुरू कर देता हूँ। बहुत। मैं लखनऊ का ना, ज़्यादा तालियों का शोर बर्दाश्त नहीं होता, हार्ट फेल हो जाता है। 3-4 बार हो चुका है। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। मेरी हेल्थ देख ही रहे। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। अब आप लोग खुलना, अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था
क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है? तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? आपकी थीम को समर्पित कविता का यह हिस्सा। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि महंगाई के कारण मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। अब आपकी तालियां उठें। हालांकि महंगाई के कारण मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा और भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा। बढ़िया बहुत। और मेरी समझदार बेटी, कविता अपने अंतिम चरण पर है। अगर आप लोग संवेदनशील होंगे तो तालियां बजाएंगे। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि महंगाई और दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि महंगाई और दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियां, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, अच्छी तालियों से विदा कर दीजिए, करनाल को याद रखूंगा। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द स्टोव से जलकर मरती रहती हैं, स्टोव से जलकर मरती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे भाई सर्वेश अस्थाना। अच्छा, बस यही इतना ही। इतना ही बस, इतना ही। बहुत बढ़िया रचना इन्होंने पढ़ी, हास्य से। मैंने इसलिए कपड़े उतार दिए कि मैं भी स्मार्ट दिखूं थोड़ा सा। नहीं, इसके स्मार्ट की स्थितियां तो ये है कि इसकी जो है, आपने दाढ़ी देखी तो मैंने कहा मामला क्या है? बोला यार पत्नी चाहती थी कि दाढ़ी कटवा लूं, साली चाहती थी रख लूं, इसलिए मध्य मार्ग अपना लिया। तो हर आदमी को प्रसन्न करने वाले हमारे भाई सर्वेश अस्थाना हैं। इन्होंने आपके दिल पर दस्तक दी और आपने भी इनको बहुत मन से सुना। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएं। और मैं अगले कवि को आवाज देना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे कुर्ते में बैठे हुए हैं इच्छाधारी वाली स्थिति में। भाई प्रवीण शुक्ल दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। मेरे से एक दिन कहने लगे, बोले यार एक्सरसाइज के कारण आंखें कमजोर हो गई हैं, एक्सरसाइज के कारण आंखें कमजोर हो गई हैं। मैंने कहा बंद कर दो। बोले मैं कहाँ करता हूँ, पड़ोसन करती है। आज इनकी स्थिति तो ये, जब ट्यूशन पढ़ने जाया करते तो टीचर ने पूछ लिया प्रेम और इश्क में क्या अंतर होता है, प्रेम और इश्क में क्या अंतर होता है? बोले सर ऐसा है, जो आप अपनी बेटी से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं उससे करता हूं वो इश्क है। अब आप इनसे प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं, देखिएगा, लेकिन आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। बहुत बढ़िया कवि हैं, हास्य विंग के। जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित कीजिए भाई प्रवीण शुक्ल को। बहुत धन्यवाद मंजीत भाई का। सबसे पहले 2-3 पंक्तियां वो सुनाता हूं जो मंजीत भाई के बुलाते बुलाते मैंने अभी लिख ली। स्वागत है, स्वागत है। कहता हूं कि जब भी देखता हूं इसके तेवर चढ़े रहते हैं, हम उठने की कोशिश करें तो भी इसके चरणों में पड़े रहते हैं। सुबह शाम आंखें तरेड़ती है, सपनों में आकर भी मुझे घेरती है। अगली 2 पंक्तियों पर तालियां इसलिए बजाना क्योंकि वहां से उठते उठते लिखी हैं। जब भी देखता हूं इसके तेवर चढ़े रहते हैं,
हम उठने की कोशिश करें तो भी इसके चरणों में पड़े रहते हैं। सुबह शाम आंखें तरेड़ती है, सपनों में आकर भी घेरती है। आजकल मेरी उससे हाथापाई हो गई है, मुझे लगता है कि मेरी लुगाई भी महंगाई हो गई है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। महंगाई की स्थितियां हैं। मैं आपको बहुत हिफा को बधाई देता हूं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपने आयोजित किया, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर। वरना आजकल तो दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा होने लगे हैं, क्योंकि हमारे खाने पहनने बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। मैं तो मंजीत भाई अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। अचानक एक सज्जन आते हुए टकराए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा जी लड़की बड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तालियां मिलकर बजा दीजिएगा। मैं कम समय में अधिक बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, कई बार ये तो हरियाणा तो हास्य का अद्भुत प्रदेश, और यहाँ तो कई बार ऐसे ऐसे संवाद हो जाते हैं जिसकी आदमी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे याद आता है पिछले दिनों वो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। अब ये पति की समझ में बाद में आया, सिक्का कहीं भी गिरा मामला उसी का साफ होना। मैं तो अभी पिछले दिनों अपनी धर्मपत्नी को ले गया गोवा घुमाने के लिए। एक चर्च में ले गया तो अगली ने तुरंत ईसा मसीह के पैर छुए। मैंने कहा भी तूने आज तक मेरे तो ना छुए। बोली ठीक है तू भी लटक जा। बहुत अच्छे, तालियां बजा दो, इस पर वेट नहीं लगा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ स्थिति आनंद की हर जगह है साहब इस देश में, और ऐसा नहीं कि हर समय तकरार रहती है। ये अद्भुत देश है, यहाँ तकरार और प्यार साथ साथ चलता रहता है। मुझे याद आता है वो पिछले दिनों एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ, दोनों ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है, तुम्हारा तलाक तो हो ही जाएगा। जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। 4 होते तो बांट देता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। अद्भुत मामला है साहब, कुछ भी हो सकता है। समय की सीमाएं हैं, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इसमें भी समय लग गया। एक कविता सीधे सीधे सुना देता हूँ आपको, क्योंकि आज सब महत्वपूर्ण कवि मंजीत भाई ने बुलाए हैं। वरना कई बार तो कवियों के नाम से हास्य पैदा हो जाता है। और मेरे कवि मित्र हैं साहब, दिल्ली में पढ़ाते हैं गर्ल्स स्कूल में। अभी उनके यहाँ नए चपरासी की नियुक्ति हुई, उसका नाम था प्राणनाथ। अब आप सोच कर देखिए, आदमी चपरासी नाम प्राणनाथ। लेडीज टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई, भाई क्या कहकर बुलाएं। ये भी नहीं कह सकते प्राणनाथ जी पानी पिलवा दो, प्राणनाथ जी घंटी बजवा दो। तो एक मैडम ने पूछा, बोले इस आफत को कहां से पकड़ लाए, इसे क्या कहकर बुलाएं हम? मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। तो एक ने शर्माते हुए पूछा, प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? तो बोला जी स्वामी। बोले रे घर का नाम ही बताते। बोला जी बलमा। बोले मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। धारावाहिक था अगले का पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया भैया। मेरे तो पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं साहब, घर में 10 बच्चे और अगलों ने ऐसे ही नाम रखे हुए हैं। रहीमुल्लाह, करीमुल्लाह, वसीउल्लाह, हफीजुल्लाह, हस्कर अल्लाह, लस्कर अल्लाह। 11वां पैदा हुआ तो बोले शुक्ला जी क्या नाम रखूं? मैंने कहा रख दो बस्कर अल्लाह। तालियां बजा दो भैया। मैं एक कविता विशेष की तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ। बहुत ठीक काम हो गया, ब्राह्मण के बेटे को यहाँ खड़ा कर दिया, चाय पीछे बांट रहे हैं। भैया तरबूज पहले तुम्हें दिया था। हाँ, हम बिना तरबूज के थे तो उस समय। तरबूज में डाल के ही पीऊंगा, चिंता मत करो। कोई बात नहीं। मैंने मंगवाई थी, अब नंबर आया और तरबूज जैसे तक पी रहे हैं। मैं तो बैठा ही तरबूज के पास। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये दिनेश भाई बहुत बढ़िया गजलें कहते हैं और बड़े मस्त आदमी हैं। हरियाणा के रहने वाले मस्त तो होंगे। पिछले दिनों मैं 6 बजे इनके घर पहुंचा तो खाने पर लगे हुए थे। मैंने कहा दिनेश भाई क्या कर रहे हो?
बोले लाइट बंद करवाने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये ऑडियंस में लाइट जलवा दें। ये किस लिए बंद करवा दी? अरे भैया जनरेटर मत चलाइए आप, लाइट है तो इससे बढ़िया और कोई स्थिति नहीं है ना। ये अपराध मत करना भाई, ये अपराध मत कर देना ना, कुछ मत करना, जरूरी हो तो बस माइक और बंद करा देना। फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है उसके बाद। मैं सच बता रहा हूँ आपको। हाँ भैया, हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक फोटो आना चाहिए। यहाँ डीसी साहब बैठे हैं, एसएसपी साहब, तमाम लोग। देखिए, विश्व की आर्थिक मंदी का सबसे कम प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़ा, क्योंकि यहाँ आदमी कितना ही अरबपति हो जाए, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करता है। मुझे याद आता है, पिछले दिनों एक चला गया था फोटोग्राफर की दुकान पर। बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर भी करनाल का ही होगा। बोला ऐसा कर, जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों ही आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ भी हो सकता है मामला। एक कविता विशेष आपको सुना देता हूँ, वरना मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा हंसा दिया आप लोग। कागज वाली एक कविता विशेष के लिए दिनेश भाई आदेश दे रहे हैं। मैं बता रहा था आपको, अद्भुत कवि हैं, और पिछले दिनों उनके घर गया तो खाने पर लगे हुए सुबह 6 बजे। मैंने कहा दिनेश भाई क्या कर रहे हो? बोले डिनर कर रहा हूँ। मैंने कहा डिनर तो रात के समय किया जाता है। बोले रात से ही कर रहा हूँ। हरियाणा का आदमी ऐसे ही मस्त होता है सा। अच्छा, जितने बढ़िया कवि हैं उतने बढ़िया अभिनेता हैं रघुवंशी जी। अभी पिछले दिनों भाई ने एक रामलीला में सीता जी का रोल कर लिया था। रावण उसी दिन निपट गया जिस दिन सीता हरण के लिए आया था। समर्थन तालियों के साथ एक बार प्यार था। मैं एक कविता विशेष सुना देता हूँ भाई, बात खत्म है। एक कविता विशेष आपको सुना देता हूँ। अच्छा, ऐसी